नमस्कार बंधुओं, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं और आज इतिहास विषय के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे। पहले ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में आपको बताएंगे, इसके बाद फिर आपको बताएंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं वैदिक सभ्यता का। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है लगभग 1500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। तो इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहले पूर्व वैदिक काल, जिसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इस काल के अंदर जो वेदों की रचना हुई है उसमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद लिखे गए थे। समय की दृष्टि से अगर हम देखें तो 1500 ईसा पूर्व के बाद इसका समय है और इसका 600 से 200 ईसा पूर्व तक का समय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बताते हैं कि वैसे तो ये इससे पूर्व की जो सभ्यता थी उसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता था, लेकिन 1000 ईसी पूर्व के लगभग अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर, जो कि जिला एटा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर उत्खनन करवाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर पाया गया कि यहाँ कुछ लोहे के तत्व पाए गए हैं, इसलिए इस पीरियड में अन्य धातुओं के साथ साथ लोहे की धातु भी जुड़ गई थी। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि आर्यों के आने के बाद ही इस सभ्यता का विकास हुआ था। अब देखिए, जो आर्यंस हिंदुस्तान के अंदर आए, भारत में आए, तो उनके बारे में कई मंतव्य हैं, कई धारणाएं हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ से आए। अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग पुरातत्ववेत्ता जो है वो इनका समय अलग अलग बताते हैं। हिमालय क्षेत्र में पंडित गंगानाथ झा, LD कल, DS त्रिवेदी आदि जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि ये हिमालय क्षेत्र के निवासी थे। दूसरी बात, उत्तरी ध्रुव से आए पंडित गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो अपनी धारणा दी है उसमें ये कहा है कि आर्यंस जो है वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि ये उत्तरी ध्रुव की तरफ से आए थे। तीसरी जो है वो एशिया माइनर की तरफ से आए। एशिया माइनर, जिसको मध्य एशिया भी कहा जाता है, उधर से ये आए थे। मैक्स मूलर और एडवर्ड मेयर नामक इतिहासकार इस धारणा को मानते हैं। अगली बात, मेसोपोटामिया से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मेसोपोटामिया के क्षेत्र से आए थे, जो जहां पर कि वर्तमान समय ईरान और इराक है। तो ओल्डेनबर्ग तथा कोच ये विदेशी इतिहासकार हैं जिन्होंने ये धारणा दी है। इसके बाद यूरोपीय क्षेत्र से कुछ इतिहासकार ऐसे हैं या पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने ये माना है कि आर्यंस यूरोपीय क्षेत्र से आए थे। और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं उनमें काफी समता पाई जाती है। ब्रेंडेस्टीन, पेनेका, हर्ट तथा अन्य बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने ये बात मानी है। ये मानते हैं कि जर्मनी, हंगरी तथा बाल्टिक क्षेत्र से आर्यंस हिंदुस्तान में आए थे। इसके बाद दक्षिण रूस का क्षेत्र, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दक्षिणी रूस से आए थे। इसमें मेयर, पीक, गार्डन चाइल्ड आदि प्रमुख इतिहासकार हैं। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी धारणाएं हैं आर्यंस के बारे में कि आर्यंस जो है अमुक स्थान से आए थे या अमुक स्थान से आए थे। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से यहाँ पर पता चलती है, जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं, और वो ये कि आर्यंस विदेशी थे और दूसरे देशों से आए थे। अब देखते हैं कि सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। सामाजिक स्थिति के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वेदों के द्वारा, जो कि वेद ज्ञान के भंडार माने गए हैं, उन वेदों में विभिन्न प्रकार की स्थितियों का, व्यवस्थाओं का वर्णन बाकायदा दिया गया है। तो वहां से जो सारतत्व प्राप्त हुआ है उसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
इसमें अगर सामाजिक स्थिति के रूप में देखें तो पारिवारिक जीवन जो था वो पितृसत्तात्मक होता था और कठोर अनुशासन की व्यवस्था थी और साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर परिवार में दंड की व्यवस्था भी होती थी। अगली बात है विवाह तथा महिलाएं। विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था और स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता था और साथ ही एक पत्नी की परंपरा थी। यद्यपि जो बाद का वैदिक पीरियड है उसमें इस नियम का उल्लंघन हो गया था और एक से अधिक भी पत्नियां रखी जाती थी होती थी। दशा अच्छी थी लेकिन महिलाओं को स्वतंत्रता बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं थी। अगली बात है वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था। पूरे समाज के अंदर जो है वो वर्ण व्यवस्था चल रही थी और इसके बारे में विद्वान जो है वो एक मत नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कुछ कहते हैं कि नहीं इसमें कुछ कमियां थी। पुरुष सूक्त के अनुसार जो है वो विभेदकारी स्थिति थी और जन्म तथा कर्म के आधार पर जातियों और वर्णों का जो है वो निर्धारण किया जाता था। वर्णों की दृष्टि से अगर हम देखें तो 4 वर्ण प्रमुख रूप से बताए गए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। यानी जीवन को 25-25 वर्षों के 4 भागों में नियत माना गया था और इस तरीके से एक सामान्य मंत्रणा थी, धारणा थी कि लगभग 100 वर्ष जीवन होता होगा लोगों का। इसमें ब्रह्मचर्य में अध्ययन और अध्यापन की स्थिति होती थी, गृहस्थ में वो विवाह हो जाता था और उसके बाद गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, उसके बाद फिर वन में जंगल में चले जाते थे, वानप्रस्थ उसको कहा गया, और अंत में संन्यास लेते थे। तो ये स्थिति थी। इसके बाद अगर हम भोजन की स्थिति देखें तो अन्न के साथ साथ दुग्ध पदार्थ बहुत थे। गाय को मां माना जाता था, गाय को बहुत महत्व दिया जाता था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंध सभ्यता में बैल को ज्यादा महत्व दिया जाता था, परंतु इस सभ्यता में गाय को ज्यादा महत्व दिया जाता था। मदिरा पान भी प्रचलित था और ये लोग मांसाहार भी करते थे। इसके बाद वेशभूषा की अगर स्थिति देखें तो अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र होते थे, ऊनी वस्त्र होते थे, मृगछाला पहनते थे और रंग बिरंगे वस्त्रों का धारण करते थे। इसके अलावा बहुत तरीके के आभूषण पहनते थे। जो वस्त्र पहनते थे उसमें कमर से ऊपर वाले वस्त्र को ऊपरी वस्त्र कहा जाता था और कमर से नीचे वाले वस्त्र को अधो वस्त्र कहा जाता था। तो इस तरीके से सामाजिक स्थिति अगर हम देखें तो स्थिति काफी अच्छी थी, बेहतर थी, व्यवस्थित थी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की या आर्थिक व्यवस्था की, यानी कि वो लोग जीविकोपार्जन कैसे करते थे। तो यहाँ देखें कृषि सबसे महत्वपूर्ण जो आर्यों का व्यवसाय था वो कृषि था। बैलों द्वारा हल चलाए जाते थे, लोहे के यंत्रों से कृषि की जाती थी। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। वर्ष में 2 फसलें होती थी। जौ को यव कहा जाता था और धान, दलहन, तिलहन की भी खेती होती थी। इनकी सिंचाई के लिए कुएं, झील, तालाब इत्यादि की व्यवस्था वैदिक लोगों के द्वारा की गई थी। पशुपालन की दृष्टि से अगर हम देखें तो गाय का विशिष्ट महत्व होता था, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको। और गाय के बाद अगर कोई दूसरा पशु था जिसको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था वो घोड़ा होता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंध सभ्यता में घोड़े का कहीं पर भी जिक्र नहीं आता है, लेकिन यहाँ घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण था। अश्वमेध यज्ञ भी किए जाते थे। ऊंट, बकरी, भैंस इत्यादि जो है वो अन्य इनके पशु थे। वाशम जिन्होंने अद्भुत नाम भारत नामक पुस्तक लिखी है उसमें इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है इन चीजों का। इसके बाद देखिए आखेट, शिकार करते थे ये लोग, धनुष बाण का प्रयोग करते थे। चिड़ीमार का उल्लेख मिलता है वेदों के अंतर्गत हमें। जाल फैलाते थे शिकार के लिए, फंदों का प्रयोग करते थे और दास लोगों को शिकार करने का अधिकार नहीं होता था। तो ये व्यवस्था थी उस समय। उद्योग धंधों और व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ही उन्नत स्थिति थी। तांबा, कांसा, लोहा इत्यादि धातुएं थी जिनसे आधारित उद्योग प्रचलित थे। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, सिलाई करना, चमड़ा उद्योग, बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग भी प्रचलित थे। व्यापार और वाणिज्य की अगर स्थिति हम देखें तो आर्यों के समय में एक सबसे बड़ी विडंबना ये थी
कि ये लोग अपने में ही खुश रहते थे। जिस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, आर्य संस्कृति में ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन आंतरिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो खूब व्यापार होता था। विदेशी व्यापार के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। निष्क इनकी मुद्रा हुआ करती थी, जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। और गाय को इकाई माना जाता था। जब व्यापार किया जाता था तो कि भाई ये चीज जो है वो 4 गायों के बराबर है, या 10 गायों के बराबर है, या 100 गाय दीजिए तो हम आपको ये क्षेत्र दे देंगे। यानी कि गाय जो था वो मूल्यांकन का प्रमुख आधार होता था। इसमें देखेंगे हम कि जो समुद्री इलाका था आसपास का, वहां पर चप्पू चलते थे, जहाज चलते थे, इसका उल्लेख भी हमको मिलता है। आइए अब देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुछ इकाइयां थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी। सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई होती थी उसको कुटुंब कहते थे या परिवार कहते थे। परिवार जो है सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण थे और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण थे। ये सबसे छोटी इकाई होती थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि ये निर्णय लेने वाली अंतिम और छोटी इकाई होती थी। संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी उस समय। 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। परिवारों में 20, 30, 50 तक की संख्या होती थी और कुछ परिवार तो बहुत बड़े होते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। समाज पुरुष प्रधान था। परिवार में जो सबसे बड़ा पुरुष होता था वो उसका प्रधान माना जाता था और कठोर नियम होते थे। परिवार के अंदर भी अनुशासन था, दंड व्यवस्था थी। अगली बात, इसके परिवार के बाद होता था ग्राम। तो ग्राम कुटुंबों के समूह को ग्राम कहते थे और वेदों में ये उल्लेख मिलता है कि गांव का एक व्यक्ति जो होता है वो एक प्रशासक के रूप में काम करता था, उसको ग्रामणी कहते थे। यानी पूरी गांव की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती थी। उसका चुनाव या नियुक्ति होती थी, उसका चुनाव होता था या नियुक्ति होती थी, इसका कोई भी स्पष्ट उल्लेख हमको नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मिलती है कि इस समय सभा और समितियां गांव के पास होती थी जो सारे तरीके के काम को करती थी। गांव के बाद विश्व होता था, यानी गांव के समूहों को विश्व कहा जाता था और विश्व का एक अधिकारी होता था, उसको विश्वपति कहते थे। सारे के सारे प्रशासनिक कार्य उसी के द्वारा किए जाते थे। इसके बाद जन होता था, तो अनेक विश्व को मिलाकर के जन बनाया जाता था और जन का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको गोप कहते थे और कुछ स्थानों पर इसको राजा भी कहा जाता था। बाद में इसी शब्द से जनपद बना, जिसको और बाद में चल करके जिला माना गया था। और इसके बाद जो अंतिम इकाई होती थी वो होती थी राष्ट्र या देश, यानी तमाम जनों को मिलाकर के राष्ट्र होता था और उस राष्ट्र का जो शासक होता था उसको राजा कहते थे, क्योंकि इस समय राजतंत्रीय व्यवस्था थी। तो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, साथ में अल्पतंत्रीय थी, यानी कि उस राजा की मदद करने के लिए दूसरे जो अधिकारी होते थे वो एक तरीके से सामंत लोग थे, यानी रॉयल लोग थे जो उससे जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें हमें संघात्मक ढांचा दिखाई देता है। जिस तरीके से इस समय अगर हम भारत देश में देखें तो आप देखेंगे कि हमारा देश भारत, फिर भारत कई राज्यों में बटा हुआ है, राज्य कई मंडलों में बटे हुए हैं, मंडल कई जिलों में बटे हुए हैं, जिले कई तहसीलों में बटे हुए हैं और तहसीलें कई ब्लॉक में बटी हुई हैं और हमारी अंतिम इकाई के रूप में आज भी हमारी ग्राम पंचायत कार्य करती है। ठीक लगभग उसी तरीके की संरचना उस समय हुआ करती थी। अब आइए जरा शासन व्यवस्था की तरफ देखें, यानी ब्यूरोक्रेसी की तरफ देखें। नौकरशाही की क्या व्यवस्था थी? तो इसमें देखेंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्था मूलाधार था, अभी अभी मैंने आपको बताया है, और अध्यक्ष राजा होता था। पूरे उसका ऋग्वेद में गणों का उल्लेख मिलता है, यानी गण का मतलब है कि समूह का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है उस राजा के अधीन जो है वो कई और गण होते थे।
राजा जो है वो वंशानुगत होता था, सर्वशक्तिमान होता था और वो सेनापति भी होता था। यानी राजा को ईश्वरीय व्यक्ति माना जाता था। डिवाइन थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रचलित थी, जिसके आधार पर राजा को सर्वशक्तिमान देवता के समान माना जाता था। अंतिम निर्णय वही लेता था। इसके बाद जो दूसरा स्थान था वो था पुरोहित या सेनानी। पुरोहित एक शिक्षक का भी काम करता था, एक साथी का काम करता था, एक दार्शनिक होता था या मित्र होता था। यानी पुरोहित जो है वो राजा के सबसे नजदीक होता था और महत्वपूर्ण परामर्श देता था, और जरूरत पड़ने पर वो सेना में भी भूमिका अदा करता था। और राजा के पास जो दूसरा बड़ा अधिकारी वो सेनापति या सेनानी होता था, जिसको पूरी की पूरी सेना संगठित करने का, उसको कार्य करवाने का अधिकार होता था। इसके बाद देखें सभा और समितियां। मैंने आपको पहले ही बताया भी कि ग्रामीण स्तर पर सभा और समितियां होती थी ताकि स्वेच्छाचारिता को रोका जा सके। यानी कि गांव स्तर पर जो ग्रामीणी अधिकारी है वो कोई मनमानी न कर सके, इसके लिए संस्थाएं रखी जाती थी, ये परामर्श भी देती थी और कार्य भी करवाती थी। इसके बाद देखें न्याय व्यवस्था को। न्याय व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखें तो धर्मन जो है, धर्मन नामक पदाधिकारी वो राज्य का न्याय का पूरा काम देखता था, और ये प्रायः पुरोहित ही होते थे, वही धर्मन का कार्य करते थे। तो इनकी सहायता के लिए और अनेक स्तरों पर अधिकारी होते थे। तो इस पूरी की पूरी प्रणाली को दिव्य प्रणाली कहा जाता था, और इस तरीके से न्याय किया जाता था। सुलह करवाने की कोशिश की जाती थी, इसके लिए मध्यमशी होते थे जो दोनों पक्षों में सुलह करवाते थे किसी तरीके का विवाद होने पर। आइए यहाँ पर कुछ पदाधिकारियों की बात मैंने यहाँ रखी है। तो इसमें देखिए ये एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें कुछ अधिकारियों की बात कही गई है। इसमें देखेंगे पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था, सेनानी सेना का प्रमुख होता था, ग्रामीण ग्राम या ग्रामीणी ग्राम का सैनिक पदाधिकारी होता था, महसी राजा की पत्नी को कहा जाता था, सूत राजा का साथी होता था, छत्री प्रतिहार होते थे, संग्रहित कोषाध्यक्ष होता था जो खजाने में धन इकट्ठा करवाता था, भागदूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी कहलाता था, अक्षवाक ये लेखाधिकारी होता था जिसको आज हम अकाउंट ऑफिसर कहते हैं। इसके बाद गो विक्रत ये वन का अधिकारी होता था जिसको आज आप फॉरेस्ट रेंजर या फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं। पालागन ये राजा का मित्र होता था, परामर्शदाता होता था, और वाज्रपति ये चरागाह का प्रधान होता था। चूंकि पशुपालन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय था, इसलिए एक अधिकारी यहां पर भी होता था। आइए अब जरा धार्मिक स्थिति पर विचार करें थोड़ा सा। ऋग्वेद काल में ऋषियों की परंपरा प्रचलित हुई थी। उन्होंने नैसर्गिक शक्तियों को देवताओं के रूप में स्वीकार किया और पूजा अर्चना शुरू कर दी, क्योंकि उनमें तेज, शक्ति और ज्ञान व सत्य के भाव को स्वीकारा तथा अनुकरणकर्ताओं को सदाचारी बनने का और पाप के रूप में निर्धारित करने की परंपरा शुरू की। आराधना और यज्ञ किए जाते थे। जीवन को पूरी तरीके से यज्ञ पर आधारित माना जाता था। अगर कोई भी बीमारी हो गई तो यज्ञ कीजिए, विवाह हो गया तो यज्ञ कीजिए, मृत्यु हो गई तो यज्ञ कीजिए। सारा का सारा जीवन यज्ञ पर आधारित होता था और मंत्रोच्चारणों के द्वारा धर्म और कर्म किए जाते थे। देवताओं का वर्गीकरण, देवताओं को अलग अलग माना गया था। तो इसमें देवताओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया? स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के देवता में मौस या आकाश के देवता, सूर्य, वरुण, सावित्री, अदिति और उषा, ये सभी जो है वो स्वर्ग और आकाश के देवता माने जाते थे। वायुमंडल के देवता के रूप में अगर हम देखें तो इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और वात, ये देवता जो है वो वायु के माने जाते थे। इसके बाद पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी इत्यादि, ये जो है वो पृथ्वी के देवता माने जाते थे। तो इस तरीके से ये धार्मिक स्थिति थी। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बताई है। और अब इस वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर मैं आपको रख रहा हूं जिनको कि याद रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी।
ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हमने पिछले आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात, इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। ठीक है, इस संस्थापक के जो आर्य थे वो संस्थापक थे। अब यहाँ पर यह है, आर्यों की प्रमुख भाषा जो है वो संस्कृत मानी गई है। आर्यों की जो प्रमुख भाषा है वो संस्कृत मानी गई है। अगली बात है, ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का उपयोग किया गया है। अगली बात दी गई है, वैदिक सभ्यता की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। जो विभिन्न प्रकार के वेद लिखे गए, उपवेद लिखे गए, उनसे जानकारी मिलती है। एशिया माइनर का भूगोल कोई अभिलेख एक स्रोत है। एशिया माइनर का ये अफगानिस्तान में ये जगह है, ये स्रोत है, वहां से ये जानकारी मिलती है कि एशिया माइनर से आए थे। अगली बात, वैदिक परंपरा ऋषि पर आधारित होने से इसे अपौरुष मानी गई है। इसको अपौरुष कहा गया है, ऋषियों पर आधारित। अगली बात है, समय के अनुसार वेदों का क्रम इस तरीके से है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस तरीके से समय के अनुसार ये क्रम रखा गया है। अगला है, वेदों का संबंध मंत्र, संगीत, यज्ञ और लौकिक, ये 4 बातें वेदों के अंतर्गत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, वर्णन किया गया है। खासतौर से अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में मंत्रों की बहुत ज्यादा चर्चा है, सामवेद में संगीत की विशेषता है, और यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में ज्यादा वर्णन किया गया है, तथा अथर्ववेद में जो लौकिक चीजें हैं उनका वर्णन किया गया है। अगली बात, ऋग्वेद का प्रत्येक मंडल ऋषि के नाम से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऋग्वेद के जो मंडल हैं वो ऋषियों के नाम से जुड़े हुए हैं, जो तमाम ऋषि माने गए हैं। अगली बात है, इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। देखिए, राजा होता था, बहुत ही मजबूत राजतंत्री व्यवस्था थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि भूमि पर राजा का अधिकार नहीं होता था, भूमि पर प्रजा का अधिकार होता था, और प्रजा अपनी इच्छा अनुसार खेती करती थी और राजा को कर देती थी। तो इस तरीके से आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से ज्ञानार्जन करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड बाय, गुड लक। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, इतिहास के बारे में एक अंतिम निवेदन कि इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, इसलिए हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।